गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन हालांकि ये वाला जो चैप्टर है ये जुड़ा हुआ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, सीड जर्मिनेशन क्या चीज़ होती है। सीड जर्मिनेशन का मतलब है कि जब सीड को ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है तब उसका जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर मौजूद, वो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करते हुए, यानी कि स्टोर्ड फूड मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए ग्रो करने की कोशिश करता है और सीड कोट को तोड़कर वो बाहर आ जाता है ना। उसका जो प्लीम्यूल है वो जन्म देता है शूट को, और जो उसका रेडिकल है वो रूट को जन्म देता है ना। अगर ऑप्टिमम कंडीशन कुछ समय तक ऐसे, देखो ये लिखा है इन्होंने, इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या, मॉइस्चर भी होना चाहिए ताकि वहां पर क्या कर सके, वो उसको वाटर की जरूरत पूरी हो सके। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो वो एक सस्पेंडेड ग्रोथ या रेस्ट की स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर से जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी। सीड जर्मिनेशन के बाद आता है सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी की निष्क्रियता, कि अगर उसे ऑप्टिमम कंडीशन मिल रही है तब भी वो जर्मिनेट ना हो, उस कंडीशन को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं, है ना। और सीड डॉर्मेंसी का मतलब है कि उसको रिमूव करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का एक एग्जांपल है कि उसका जो सीड कोट है उसको किसी कठोर वस्तु से रगड़ के ढीला कर दिया जाए। जैसे तुमने देखा होगा सीड्स का जो आउटर कोट होता है जिसे सीड कोट कहते हैं, उस पर अगर किसी कठोर चीज जैसे कि सैंड पेपर से उसे रगड़ दिया जाए तो वो ढीला हो सकता है, या फिर एसिड ट्रीटमेंट से, है ना, एंजाइम्स की ट्रीटमेंट से। अगर किसी जानवर ने उस बीज को खा लिया तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए जब वो आएगा तो एंजाइम्स की ट्रीटमेंट से वो सीड को ढीला हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज और है, अगर हम सपोज करो कि बहुत सारे सीड्स को एक साथ लेके जोर से हिला दें तो वो तब भी उनके सीड को ढीले हो सकते हैं। देखो यहाँ इन्होंने कई सारे इसी तरह की चीजें दी हैं। सीड डॉर्मेंसी क्यों होती है, क्योंकि कई बार एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है उसको मैच्योर होने के लिए एक टाइम पीरियड की जरूरत होती है ना। देखो अब कैसे है, मैकेनिकल एब्रेजन यूजिंग नाइव्स। एब्रेजन का मतलब होता है रगड़ना, sandpaper etc. or vigorous shaking. In nature, these abrasions are caused by microbial action and passage through digestive tract of animals. ये मैंने अभी बताया कि किसी जानवर ने खाया और उसकी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते हुए एंजाइम्स की वजह से वो ढीला हो गया। Effect of inhibitory substance can be removed by subjecting the seeds to नाइट्रेट्स, है ना। तो अलग अलग तरह के इफेक्ट टू चिलिंग कंडीशन ऑल बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। तो इस तरह से भी अलग अलग कंडीशंस देकर, टेम्परेचर की या फिर इनकी हार्मोन्स की कंडीशन देकर उसको चेंज किया जा सकता है, उसको जर्मिनेट कराया जा सकता है। और क्या लिखा है, लाइट की कंडीशंस, है ना, और इसके अलावा टेम्परेचर की कंडीशन, उनसे भी सीड डॉर्मेंसी को रिमूव कर सकते हैं। अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू एक आइडिया देता है कि किसी फूड को अगर हम आइडियल कंडीशंस में उसका रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन करेंगे तो कितनी उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके बारे में लिखा है इन्होंने, बॉक्स आइटम नॉट फॉर इवेल्युएशन, यानी कि इसका इवेल्युएशन नहीं होगा। देखो तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, often measured to as calorie or joule. It is the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, तो किलो कैलोरी क्या होगी, जो कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी कहेंगे। ठीक है, किलो कैलोरी या फिर किलो जूल।
न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram food in a bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? ब्रैकेट में देखो लिखा है कि एक क्लोज मेटल चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो. इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू. एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी आमतौर पर होती है कम, क्योंकि पूरी तरह से प्योर ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट सेल्स के या टिश्यूज के अंदर नहीं होता है ना. देखो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है. कार्बोहाइड्रेट की है 4.1, प्रोटीन की है 5.65 और फैट्स की है 9.45. वेयर एज देयर फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0, 4.0 एंड 9.0. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन तीनों चीजों में सबसे कम किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की, और सबसे अधिक किसकी है? फैट्स की, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू. इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे PEM कहते हैं. ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन खासतौर से उन देशों में होता है जहां पर कि भूखमरी का चल रहा है या फिर लोगों को पर्याप्त खाने को नहीं है, जिस वजह से बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, जिनको पोषक पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. ठीक है. अब देखो दो डिजीज है. एक तो है क्वाशियोरकर और एक है मेरेस्मस. क्वाशियोरकर के केस में जो डेफिशिएंसी है वो किस चीज की देखने में आती है? देखो, क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी. इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी. और इसके केस में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों की डेफिशिएंसी डाइट में होगी. तो इस वजह से ये बीमारियां होती हैं. तो ऐसे केस में बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कमजोर, सूखे हुए, और उनकी शारीरिक संरचना ऐसी दिखती है कि उनको काफी समय से खाना पर्याप्त नहीं मिला है. देखो, डाइटरी डेफिशिएंसी के लिए क्या लिखा है? ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. यानी कि जहां हम रहते हैं ये साउथ एशिया ही है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, यानी कि वो सब देश जो कि गरीब हैं या किसी कारण से गृह युद्ध, हिंसा या फिर दूसरी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो वहां पर ऐसी चीजें देखने में आती हैं. ठीक है. ये समस्याएं कब आती हैं? ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन. ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी, है ना, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल. पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कि राजनीतिक अस्थिरता, उस केस में भी ये सब चीजें देखने में आती है. दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर. 1971 में जब मुक्ति युद्ध चल रहा था बांग्लादेश में, तो उस समय ऐसा वहां देखने में मिला, है ना. एथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s, है ना, 80 के दशक में एथियोपिया में. PEM affects infants and children to produce मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर. अब मेरेस्मस की देखो फीचर्स दिए. मेरेस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज. इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज. तो इसमें एज क्या होगी? और मेरेस्मस के केस में लेस देन 1, लेस देन 1 ईयर एज होगी. इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाई अदर फूड्स. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि माँ के पास पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा, इसीलिए वो क्या करती है? दूसरी चीजों को देने लगती है. तो तब बच्चे के अंदर ये सब चीजें देखने में आती है. और दूसरे जो खाना है उसमें क्या होता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे, इस वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है. प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग. यानी कि 1 साल के अंदर ही अगर दूसरा बच्चा हो गया
तो उस केस में माँ जो होती है पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं दे पाती है ना, बच्चे को उतना दूध नहीं दे पाती। इन मेरेस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज प्रोटीन्स। और देखो बच्चे की ग्रोथ तब होती है जब उसके अंदर फैट डिपोजिशन हो या फिर प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिले तो उसकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स क्या होने लगते हैं, वेस्ट होने लगते हैं। वेस्ट होने का मतलब है कि प्रोटीन्स का रेस्पिरेशन होकर बॉडी एटीपी बनाने लगती है। अब जब प्रोटीन्स इस पर्पज के लिए यूज होने लगेंगे तो बच्चे की बॉडी में ना तो मसल मास बनेगा, ना ही फैट डिपॉजिट होगा और वो बच्चा कमजोर रह जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है इसके केस में, मेरेस्मस के केस में। मेरेस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी। एक्सट्रीम इमेसिएशन का मतलब है कि बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि उस पर सिर्फ हड्डी ही हड्डी या फिर खाल ही खाल बची हुई है। और थिनिंग ऑफ लिम्ब रिजल्ट्स, यानी कि हाथ और पैर अत्यधिक पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई थिन हो जाती है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी इसमें इफेक्ट होता है, यानी कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटली वो बच्चा ओवर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। तो ये वाली जो चीजें हैं तो इससे खाली शरीर ही नहीं, इससे दिमाग भी इफेक्ट होता है। अगला आता है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर के केस में डेफिशिएंसी प्रोटीन की है। मेरेस्मस से ये इस तरह से अलग है, लेकिन इसके सिम्टम्स काफी कुछ मिलते जुलते हैं, है ना। उसमें देखो उसके केस में भी माँ के दूध में पर्याप्त पोषक तत्व ना मिलने से या बाद में जो दूसरे खाने की चीजें हैं उनका उतना पोषक ना होने से, ठीक है, आसपास का माहौल उस तरह का होने से, तो बच्चे को ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है, मदर्स का जो मिल्क है वो हाई कैलोरी डाइट या प्रोटीन डाइट नहीं होती और बच्चे की एज होती है 1 साल से कम, है ना। उस केस में ऐसा देखने में आता है। तो इस केस में भी मसल की वेस्टिंग होती है, लिम्ब थिन हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इसी तरह से कुछ फैट कहाँ बचा हुआ है, अभी भी स्किन के नीचे बचा हुआ है ना, पेट के एरिया में, बेली के एरिया में बचा रहता है। एक्सटेंसिव अडीमा, यानी कि पेट के आसपास फैट डिपॉजिट तो होता ही है, तो वहां पे हमें क्या लगता है, अडीमा है, यानी कि अंदर की तरफ कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। स्वेलिंग हो, जिसे स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स भी इसमें हो सकती है। तो ये हैं 2 डिजीज जो कि हमने देखे, एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से ये होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स जो हैं 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और उनका पर्पस अलग अलग है। आर्टरीज का पर्पस है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, वेन्स का पर्पस है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, ठीक है। कैपिलरीज का फंक्शन है टिश्यूज के अंदर जाकर इनर्वेट करना और वहां पर एसेंशियल चीजों का एक्सचेंज करने में हेल्प करना, ठीक है। अब देखो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, हर आर्टरी और वेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे इनर पार्ट उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। सपोज ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल की वॉल है, ठीक है। इस वॉल का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। A middle layer of smooth muscle and elastic fibers, tunica media और tunica externa। बीच में है tunica media जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और सबसे बाहर आता है tunica externa, ठीक है। ये तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब सबसे अंदर वाली जो है ये स्क्वैमस एंडोथीलियम की बनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वैमस
एंडोथीलियम। ठीक है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी बनी हुई है? ये कोलेजेनस है, लिखा है देखो इन्होंने, एंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो ये 3 तरह की लेयर से बनी होती है कोई भी ब्लड वेसल। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। अब ये मीडिया वाली जो चीज है जिसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ये वेन्स के केस में पतली होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, वेन्स के अंदर नहीं, है ना, इसका ये कारण है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, इसके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि ये हीमोडायलिसिस वाला प्रोसेस होता है जिसमें कि किडनी काम करना बंद करती है और पर्सन का ब्लड लेकर हम उसकी सप्लाई एक मशीन में देते हैं जहां पर कि एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मा जैसा ही होता है। तो वो फ्लूइड क्या करता है? एक्सचेंज कर लेता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, और फिर से उस ब्लड को जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट हमने रिमूव कर दिए वो पेशेंट की बॉडी में वापस सप्लाई कर दिया जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस, और मशीन का नाम है आर्टिफिशियल किडनी। और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। अब आगे आता है, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Flagellal movement help in swimming of spermatozoa, maintenance of water current in canal system of sponges and locomotion of protozoa like euglena। तो यहाँ फ्लैजेलर मूवमेंट के एग्जांपल दिए, जैसे स्पर्म है, स्पर्म का डायग्राम अगर हम बनाएं तो उसमें नीचे की तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसकी मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, है ना। या फिर अगर हम स्पंजेस बनाएं तो स्पंजेस का जो इनर पार्ट है, इनर कैविटी, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, वहाँ वाटर की मूवमेंट को गाइड करने के लिए फ्लैजेला लगे हुए होते हैं। ठीक है, और कौन सा इन्होंने एग्जांपल दिया है? लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन लाइक यूग्लिना, है ना। यूग्लिना का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? तो इसमें मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पर भी फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा, फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। अब ये विसरा क्या होता है और विसरल क्या होता है? जो बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं और इनर ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग है, देखो एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये बॉडी है ना, और इस बॉडी के अंदर ये ऑर्गन। अब ये जो बीच में खाली स्पेस होता है इसको बॉडी कैविटी कहते हैं, लेकिन ये बॉडी का जो इनर पार्ट होता है, बॉडी की जो इनर लाइनिंग होती है जिसके आसपास ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको विसेरा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनर इंटरनल बॉडी पार्ट्स को विसरल बॉडी पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि इनके आसपास के जो ये एम्प्टी स्पेस है, यानी कि सिलोम बॉडी कैविटी, इसकी जो इनर लाइनिंग है उसको विसेरा कहते हैं। ठीक है, अब इस विसेरा यानी इनर लाइनिंग तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स यानी कि नर्व्स आती हैं, है ना। वो क्या करती है? यहाँ पर सिग्नल लाती और ले जाती है, इसी को विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये विसरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है कई सारे न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन, उसे हम कहते हैं प्लेक्सस। ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, एक्रोमेगाली, ये वाले टॉपिक हम करेंगे कल।